जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बेसिक ऑफ चेस्ट एक्सरेज। हम रेडियोग्राफर जितने भी हैं, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, अपने टोटल जो एग्जामिनेशन करते हैं उनमें सबसे ज्यादा चेस्ट एक्सरे करते हैं। मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आज के टाइम में मैं देख रहा हूं जो सबसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम लोगों की नेग्लिजेंसी सबसे ज्यादा है। आज सीटी, एमआरआई ये सब होने की वजह से इंटरवेंशन, रेडियोलॉजिस्ट तो काफी दूर हो गए हैं प्लेन रेडियोग्राफी से ही। तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? टेक्नीशियन की, टेक्नोलॉजिस्ट की, कि उसे ठीक से काम करना है। लेकिन हम लोग भी ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये चीजें बतानी पड़ेंगी आज कि हम कहां कहां गलती कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब रेडियोलॉजिस्ट का आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये काम आप ही को करना है कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। और ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट जैसे एक्सरे होता है कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो आपको कुछ वो बेसिक चीजें भी आनी चाहिए कि आप तुरंत बता सके मरीज को। और कुछ इमरजेंसी होती हैं जो आप कंसल्टेंट को भी बताएं कि इसका तुरंत इलाज करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम स्टेप वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन। क्या हुआ? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है? पेशेंट प्रिपरेशन। हम लोग नेग्लिजेंसी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि आखिर वो आया क्यों है, क्योंकि एक चेस्ट एक्सरे ही ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी वेरिएशन होती हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग भी एक्सपोजर सेट करना पड़ता है। और जैसा कि अभी विवेक सर बता चुके हैं, 10 डेज रूल फीमेल के लिए प्रेगनेंसी का आपको पूछना जरूरी होता है। दूसरी चीज, पेशेंट भी उसको प्रॉब्लम क्या क्या हो रही ये पूछना है। ठीक। दूसरा, जो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं कि कपड़े चेंज नहीं कराते हैं, तो वो काम भी करना है। तीसरी चीज, हम लोग उसको इंस्पिरेशन के लिए नहीं बताते हैं कि आपको कैसे होल्ड करना है, आपको ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करनी है। ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये सारी तैयारी करने के बाद फिर आप एक्सरे के लिए पेशेंट को बुलाएंगे और करेंगे और ऐसा रेडियोग्राफ आएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका जो अभी तक हम लोग करते आए थे टेक्नोलॉजिस्ट का काम। लेकिन अब चूंकि आपको रेडियोलॉजिस्ट का उतना सपोर्ट नहीं है, पहले क्या होता था, हमारे काम को इवेल्युएट रेडियोलॉजिस्ट करता था कि ये एक्सरे ठीक है कि नहीं है। तो अब ये काम भी आपको करना है। अब कैसे आप इवेल्युएट करेंगे कि हमने जो किया वो ठीक किया? तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि आपको देखना पड़ेगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए। इसमें आपको दिख रहा है क्लेविकल और जो ब्लैक चीज दिख रही है वो लंग्स हैं, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि ट्रेकिया जो रेड लाइन दिखाई गई है उसके बाद वो जहां से बाइफर्केट होती है कैराइना है। एक मिनट। फिर वो दो में जहां डिवाइड हो रही है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है। ब्लैक आपको दिख रहे हैं वो लंग फील्ड्स हैं, और क्लेविकल जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद एओर्टिक नकल। एओर्टिक नकल क्या होती? आपका एओर्टा जहां पे डिसेंड करता है। ठीक है। उसके नीचे आपको रेड कलर से हाइलम दिखाया गया है। हाइलम क्या? जो आपके वो आर्टरीज होती हैं पल्मोनरी, वो एरिया है, और ये कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है। फिर आपको हार्ट शैडो जो व्हाइट सी दिख रही है
वो है, और ये ऑरेंज कलर में आपको राइट हेमिडायफ्राम और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हेमिडायफ्राम। फिर आपकी रिब्स आती हैं, और ये नीचे जो एयर दिखती है ग्रीन से दिखाया गया है इसमें, लेकिन आपके उसमें ब्लैक दिखता है एक्सरे में। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आपका दूसरा रोल शुरू होता है कि अब हम इसको असेसमेंट कैसे करेंगे कि हमारी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या देखना है आपको कि ट्रेकिया, दोनों क्लेविकल के जो स्टेर्नोक्लेविकल जॉइंट होता है उसके बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है। अगर डिविएट उसने रोटेट किया हुआ है, पेशेंट में रोटेशन है, तो देखिए इस तरह से अवे हो जाएगी, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को थोड़ा सा डिविएशन आ सकता है। अब कंफ्यूजन क्या होगी अगर ये आता है कि उधर कंसोलिडेशन है कि नहीं है, किस वजह से, रोटेशन की वजह से है कि कंसोलिडेशन की वजह से आपकी ये ट्रेकिया रोटेट कर रही है। अब उसका अगला इंस्पिरेशन, आपका उसने फुल्ली इंस्पिरेशन में है इमेज की नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि डायफ्राम इंटरसेक्टेड बाई 5 to 6 एंटीरियर रिब्स, ठीक है, और 8 to 10 पोस्टीरियर रिब्स इन मिड क्लेविकुलर लाइन। अगर कम है इससे, एंटीरियर रिब 5 या 6 से कम दिख रही हैं या पोस्टीरियर रिब 8 से 10 कम दिख रही हैं, तो ये साइन है कि फुल्ली इंस्पिरेशन में नहीं है पेशेंट। ठीक है, ये देखिए, ये एक्सपिरेटरी फिल्म है, इसमें 3 ही आपकी वो रिब्स दिख रही हैं, एंटीरियर रिब्स। ये फुल इंस्पिरेशन में है, देखिए इसमें आपको 6 एंटीरियर रिब्स दिख रही हैं। अब दोनों का डिफरेंस एक साथ देख लेते हैं। देखिए ऐसी हेजीनेस दिखेगी जो आपको कंफ्यूज करेगी कि पैथोलॉजी कहाँ पे है। और डायफ्राम पुल्स द अंडर सरफेस ऑफ द हार्ट डाउन ड्यूरिंग गुड इंस्पिरेशन, which is absent in expiratory phase or in poor inspiratory effort. So heart appears big in transfer diameter. The failure to distend the lungs fully can cause crowding of vessels at the lung base. The resulting appear may simulate basal lung infection or areas of subsegmental collapse. इसमें कार्डियोथोरेसिक रेशियो आपको देखना पड़ेगा। वो क्या होता है कि आपकी जितनी एक ये नीचे जो रेड लाइन है, ये पूरे थोरैक्स की लेंथ कितनी है और बीच में जो हार्ट साइज है उसकी लेंथ कितनी है, वो आपकी हाफ से कम होनी चाहिए। अब तीसरे उस पे आते हैं, आपके 2 चीजें हो गई। अब ये तीसरा है कि आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि फिल्म में डिजीज क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एयरवेज। एयरवेज में आएगा आपका ट्रेकिया, कैराइना और ब्रोंकस। देखिए रेड से मार्क किया हुआ है इसमें, आपकी ट्रेकिया डिविएट है राइट साइड को। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें मैसिव प्लूरल इफ्यूजन शो कर रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, लेफ्ट को पुश हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके राइट साइड में एयर हुई है, एयर भर गई। तो जब एयर भरती है उसको क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स जी। ठीक है, इसकी वजह से वो पुश हो गई है लेफ्ट साइड को।
इसमें भी देखिए राइट साइड को पुश हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है चेंजेस देखिए, इस वाली फिल्म में लंग्स कोलैप्स कर गए हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि लेफ्ट साइड में पैथोलॉजी थी जिस वजह से राइट को पुश हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, राइट साइड का लंग्स कोलैप्स किया है इसलिए राइट साइड को पुश हुई है। अब तीसरी चीज आती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स का मतलब है कि हम लंग्स में पैथोलॉजी देखेंगे। देखिए रेड कलर से जो दिखाया गया है ये आपको फिल्म पे बिल्कुल व्हाइट दिखेगा और ये सॉलिटरी मास है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, देखिए एक लेफ्ट साइड के सबसे लोअर में जो सर्कल किया गया है और राइट साइड में बड़ा सा वो रेड से मार्क किया गया है, ये कंसोलिडेशन की स्टेज है। ये देखिए ये सॉलिटरी मास दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये इमेज शो कर रही है कि मरीज जो है कैंसर का है और उसके मेटास्टेसिस हो गई है। लंग मेट्स दिख रहे हैं, रेड चेहरों मार्क किया गया है। इसके अंदर देखिए एयर है और उसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या है, व्हाइट व्हाइट सा है। तो जब इस तरह का लीजन दिखे तो ये होती है कैविटेटरी लीजन। इस इमेज में आप देखिए सब पूरे लंग्स पे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, ब्लैकनेस गायब है और व्हाइटनेस आ गई है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ये प्लूरल एडिमा कहलाता है। और ये कब होता है, जब हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। ठीक है, और ये वाइड विंग्स अपीयरेंस कब दिखेंगे, ये है इस तरह के लंग्स जब दिखते हैं तो वो होती है ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो गई है। और अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो हम लोग क्या देखेंगे, सीपी एंगल भी देखेंगे क्योंकि सबसे शुरुआत वहीं से होनी है। सीपी एंगल कास्टोफ्रेनिक एंगल रेड से मार्क किए गए हैं नीचे, ये पूरे पॉइंटेड दिखने चाहिए। अगर ब्लंटिंग दिखती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन शुरुआत हो चुकी है। इसमें देखिए आप एक तो आप सबसे नीचे लाइन देख रहे हैं, एरो के नीचे लाइन एक ब्लैक और व्हाइट दोनों अलग अलग हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं बस उतना देख के बोल देते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, लेकिन आप ध्यान दीजिए पॉइंट जिधर किया गया है कि उस तरफ भी कुछ बिल्कुल लाइन जैसी बन रही है। तो जब इस तरह की लाइन अगर बने, मान लीजिए इतना बड़ा नहीं भी है, छोटा है, तो भी आप उसको न्यूमोथोरैक्स बोलेंगे। अब चलिए आपको क्या देखना है, बोन का। बोन में क्या देखना है, फ्रैक्चर है, इसमें क्लेविकल का फ्रैक्चर दिख रहा है और इसमें रिब्स के फ्रैक्चर दिख रहे हैं मल्टीपल, ये एक्सीडेंटल केस है। ठीक है, अब कार्डियक आता है। कार्डियक में सीपी एंगल वहां भी होते हैं तो वो भी पॉइंटेड दिखनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, कार्डियक इफ्यूजन। उसमें बॉटल शेप के हार्ट जैसे दिख रहा है, वो बॉटल शेप दिखता है, उसकी इमेज है नहीं। और कार्डियक रेशियो तो पहले से ही आप देख चुके हैं, अगर नॉर्मल है तो ऐसे दिखेगा, 0.5 से कम आना चाहिए। और अगर ज्यादा आ रहा है इस केस में तो कार्डियोमेगली है। अब डायफ्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस इमेज में देखिए ग्रीन से
पॉइंट किए हुए हैं और फिर रेड से किए हुए हैं, दोनों के बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप है और उसके बीच में एक व्हाइट स्ट्रिप है। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है तो इसका मतलब क्या है कि क्या होगा बताइए, हमारे यहाँ लोगों को पता है? न्यूमोपेरिटोनियम, ठीक है, ये कंडीशन अच्छी नहीं होती है। मरीज को आप बताइए कि डॉक्टर से तुरंत बात करें। अब कुछ इमेजेस हम दिखा रहे हैं जिसमें मेडिकल डिवाइसेस लगी होती हैं। जैसे इसमें देखिए, एक ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़ी हुई है, ठीक, उसकी टिप दिख रही है और वो डायफ्राम से नीचे है, ठीक है। ये दूसरी इमेज, इसमें क्या दिख रहा है आपको? अब बताइए, इंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ी हुई है और वो कहां तक आ रही है? एबव कराइना। इसमें रेड से ये देखिए, उसके आगे एक लाइन जैसी दिख रही होगी, ये सेंट्रल कैथेटर है और इसकी टिप कराइना से ऊपर है। और इस वाले में देखिए, ये सीवीटीएस वाले यूज करते हैं जब हार्ट की सर्जरी करते हैं, स्नॉटमी वायर्स। ये पेसमेकर है, जहां भी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसके पेशेंट बहुत सारे आते हैं और इसमें देखिए एक ये उसके वायर वहां तक हार्ट तक गया हुआ है, ठीक है। ये हार्ट की प्रोस्थेटिक मिट्रल वाल्व लगाया हुआ है, कुछ वो दिख रहा है, ठीक। थैंक्स।